औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का जो आउटलाइन है हमारे पास वो है मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर मेजर हम स्टडी करेंगे और उसका जो ब्रीफ सा जो कैटेगरीज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल है, इस तरह प्रोसेस मैट्रिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये जो चारों चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में करेंगे। तो मेजरमेंट एक बहुत बुनियादी चीज़ होती है। जब आप जिस चीज़ को न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आप एक चीज़ को न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्सप्रेसिंग समथिंग इन नंबर्स मीन्स दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, but if you cannot express it in numbers, it means that you are not clear in mind about it। तो ये एक मशहूर कोट है कि एक चीज़ को अगर आप न्यूमेरिकली नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को समझ भी नहीं रहे सही तरीके से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज मेजर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मेजर्स को यूज़ करते हैं, जिनको हम मैट्रिसेस कहेंगे। यहाँ पर जो मेजर्स के टूल्स हैं उनको हम मैट्रिसेस यहाँ पर कहेंगे। जो टेबल्स होंगे, उन टेबल्स को जो मेजरमेंट से हमने बनाए होते हैं उनको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेजरमेंट? सॉफ्टवेयर में किस किस्म की मेजरमेंट करते हैं, मतलब क्या मेजर करते हैं आखिरकार? तो वो तो हम बाद में करेंगे कि क्या मेजर करते हैं, किस किस किस्म के हमारे पास मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो हम ये कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर मेजर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए जो फर्स्ट चीज़ है वो है इम्प्रूविंग द प्रोसेस कंटिन्यूअसली। आपके पास अगर एक चीज़ रिटन फॉर्म में पड़ी हुई है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर आपके पास डेटा लिखा हुआ है, न्यूमेरिकली पड़ा हुआ है, तो आप अपने प्रोसेस को जो जो प्रोसेस आप शुरू है, जिस पे आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उस प्रोसेस में कंटिन्यूअसली आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है। यानी आप उस प्रोसेस के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, जो उसमें खामियां हैं, उनको आप रेडीली अंडरस्टैंड करके उस प्रोसेस की जो रुख है उसको अल्टर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है फॉर असेसिंग एस्टिमेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्टिविटी। क्योंकि एस्टिमेशन और डिसीजन मेकिंग जो है ये हमारे पास प्लानिंग का पार्ट है। तो अगर हमारे पास पास्ट प्रोजेक्ट्स के मैट्रिसेस मौजूद हैं, तो हम बेहतरीन एस्टिमेट लगा सकते हैं। एस्टिमेट वो बेहतरीन एस्टिमेट होता है जिसमें कस्टमर के लिए भी बेनिफिट हो और डेवलपर के लिए भी बेनिफिट हो, यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट डेवलपर के लिए रहे और कस्टमर के लिए भी वो अच्छी तरह बेहतरीन क्वालिटी का बने और कम से कम कॉस्ट में बने। सिमिलरली जो टेक्निकल और मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं, उनको जब लिया जाता है, प्रोजेक्ट को लें ना लें, इस फ्रेम के अंदर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, न्यू स्टॉक हायर करें ना करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो ये डिसीजन जो बहुत क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, उनको जब हम करते हैं, तो अगर हम हवा में डिसीजन करेंगे, हम किसी फैक्ट के ऊपर नहीं करेंगे, तो मैं भी कि हमारा डिसीजन गलत हो। इसीलिए हमारे पास जो मैट्रिसेस होते हैं, जो मेजर्ड पास्ट प्रोजेक्ट्स के जो मैट्रिसेस होते हैं, उनको देख के हम जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत अथेंटिक और वैलिड डिसीजंस होते हैं। सिमिलरली हम प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस कर सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो हमारी कंपनी होती है उसके अंदर हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, अगर हमारे पास एक कॉज हो, मतलब कोई एक काम करे, कोई दूसरा, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म ना हो उनको मैनेज करने का, तो उसमें उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। लिहाजा अगर हमारे पास मैट्रिसेस पड़े हों, तो उन मैट्रिसेस को देखते हुए और अपने कंपनी के अंदर एक्सपर्ट्स और स्किल्स पर्सन को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कौन सा काम कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और किन लोगों से स्टार्ट करना है, ताकि हम मैक्सिमम पोटेंशियल जो है इनका इनको हम प्रोवाइड कर सकें और जो जो प्रोडक्टिविटी है इस इदारे की वो एनहेंस कर सकें। सिमिलरली फॉर असेसिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी जैसे आपको मैंने स्टार्ट ही में कहा था, एक लेक्चर हमने पूरा क्वालिटी के ऊपर लिया हुआ था कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो होती है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है और वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है यूज़र सेटिस्फेक्शन पर। तो उस सिचुएशन में यूज़र की सेटिस्फेक्शन को असेस करना
ये फिर एक हम कह सकते हैं कि एक किस्म पोस्टमार्टम होगा। इससे अच्छा है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिस प्रोसेस की तह हम बना रहे हैं, जिन पीपल के ऊपर हम बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उन चीज़ों की उन सब इंसार जो फोर पीज हैं उनके पैरामीटर्स को हम अपने पास मेजर करते जाएं। उस मेजर जो मैट्रिसेस होंगे उनकी वैल्यू पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इसकी क्वालिटी कितनी है। क्वालिटी तो यूज़र की सेटिस्फैक्शन के ऊपर है, लेकिन उस यूज़र की सेटिस्फैक्शन को अटेन करने के लिए हमारे पास भी कुछ पैरामीटर्स हो जिनको हम ट्रिगर कर सकें, जिनको हम अल्टर कर सकें और उनकी रिजल्ट में जो है वो जो इनपुट दे सके, यूज़र की सेटिस्फैक्शन को दे सके। लिहाजा ये भी हमारे पास एक वो है। सिमिलर जो फोर्थ हमारे पास मेजरमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं, जो एडवांटेजेस हैं, उसमें क्या है, टू स्टैब्लिश बेसलाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरिजन। अच्छा, प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट के साथ कैसे कंपेयर किया जाएगा? मतलब ये प्रोजेक्ट मुश्किल है, वो प्रोजेक्ट आसान है, इस प्रोजेक्ट पर इतना कास्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट पर इतना कास्ट आएगा, इस प्रोजेक्ट में इतनी एफर्ट होगी, उस प्रोजेक्ट में इतनी उतनी एफर्ट होगी, इस प्रोजेक्ट में इतने लोग लगेंगे, उस प्रोजेक्ट में इतने लोग रहेंगे, शेड्यूल एक का ऐसा होगा, दूसरे का वैसा होगा। ये जो कंट्रास्ट है दो प्रोजेक्ट्स के बीच में, ये हम किस बेस पर करेंगे? अगर हमारे पास कुछ दोनों प्रोजेक्ट्स दोनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे पास नहीं है, तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट टू स्टार्ट विच प्रोजेक्ट एज कंपेयर टू व्हाट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास बेंचमार्क प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स असेस करने होते हैं, कुछ हमारे पास बेसलाइन रखना होता है कि यहाँ ये हमारे पास बेसलाइन है, उधर से आगे अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको हम इससे रिलेट करके, यानी कोरिलेट करके और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको हम स्टार्ट करें या ना। उसको हम अंडरस्टैंड करने में भी हमें मदद मिलती है। नया प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि पास प्रोजेक्ट से कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो एक एक मॉड्यूल किसी सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर हमने किए हुए हैं। अब क्या होगा कि हम उन मॉड्यूल की बेस पर अंदाजा लगा सकेंगे उस मॉड्यूल पर कितना कास्ट आया था, कितने लोग लगे हुए थे, कितनी एफर्ट्स थी, कितने रिसोर्सेज थे, कितने लाइन ऑफ कोड्स थे, कितनी डॉक्यूमेंटेशन थी वगैरह। उन चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करके, सबको एक्सट्रैक्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम ले लें ना लें। कस्टमर हमसे मांग रहा है 10 दिन में, जबकि जब मैंने उसका जो पास मॉड्यूल्स थे उनको हमने जो उन पर जो एफर्ट थी वगैरह उससे अंदाज़ा लगाया तो हमारे पास 120 दिन आ रहे थे। इसलिए हम उस प्रोजेक्ट को मांग रहे हैं कि हमें 120 दिन कम से कम चाहिए होंगे। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है, टू एवेल्युएट प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू प्लान। हम प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे होते हैं, प्लान की तरह हमने प्रोजेक्ट बनाना होता है, उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट करना होता है। उसको एग्जीक्यूट जब हम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट करने के बाद आप कह रहे हैं कि भाई आपने लिख लिया कि भाई मैं एस्टिमेशन इतने दिनों में करूंगा, एनालिसिस इतने दिनों में करूंगा, डिजाइनिंग इतने दिनों में, कोडिंग इतने दिनों में, टेस्टिंग इतने दिनों में। ये आपने बिल्कुल प्योर गेस लगा लिया है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करते, और पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका सिर्फ बातों की शक्ल में है, आपका सिर्फ बहुत ज़्यादा की शक्ल में, कि वो बहुत ज़्यादा वह लग गया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत कम उसके लिए वो एफर्ट करनी पड़ी थी, तो बहुत कम और बहुत ज़्यादा की फॉर्म में अगर आपके पास बातें हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो प्लान एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो वो कामयाब कभी नहीं होगा। जब तक आपके पास कुछ न्यूमेरिकल डेटा ना हो, कुछ मेजर्स आपके पास ना पड़े हों, उनको देख के आप डिसाइड नहीं कर लेते कि भाई चूंकि उन प्रोजेक्ट्स में ये पैरामीटर्स थे, ये एट्रीब्यूट्स थे, ये करेक्टरिस्टिक्स थी उनकी, तो उन पर इतना हमने टाइम दिया था, इतने रिसोर्सेज लगे थे, लिहाजा प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास पास्ट का जो डाटा है वो होना चाहिए। और जो फाइनली हमारे पास सिक्स्थ थिंग है वो कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। प्रेडिक्शन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट भी हम उस डेटा से कर सकते हैं जो हमारे पास, जो मेजर्स होंगे, जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे, उनसे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस ठीक जा रहा है या नहीं। अगर हमारे पास कोई वैलिड स्टेटिस्टिक्स मौजूद नहीं है तो हम एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए कह देंगे कि भाई हाँ ये ठीक जा रहा है, लेकिन एट द एंड हमें पता चला है कि वो गलत जा रहा होगा। तो दरमियान में, क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिन पर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनमें अगर थोड़ी सी भी डिविएशन आ जाती है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। लिहाजा उस प्रोसेस के प्लान को या उस प्रोसेस के फ्यूचर को हमें थोड़ा थोड़ा आईने में देखना होता है कि क्या ये
इसका फ्यूचर ठीक होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन जो सोर्स है वो क्या है, मैट्रिक्स। इस तरह प्रोडक्ट का भी, कि जो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्या वो काम करेगा, क्या उसमें डिफेक्ट्स आएंगे, क्या उसमें एरर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास प्रेडिक्ट करने के लिए जो मैट्रिसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो प्रोसेस के जो मैट्रिसेस हैं वो हम कर रहे थे। तो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी प्रोसेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस आर मेजर्ड। किसी अगर प्रोसेस को हमने इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर बनाना है, तो वो एट्रीब्यूट्स हमें फाइंड करने होंगे जिन पर डिपेंड करता है प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमने किसी प्रोसेस को बेहतर बनाना है, परफेक्शन की तरफ लेके जाना है, तो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हमने पहले से क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। क्योंकि उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को देख के उनके साथ हम फिर नेक्स्ट को कंपेयर करके एडजस्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स सम मीनिंगफुल मैट्रिसेस आर कंस्ट्रक्टेड। अब ये होगा कि एक प्रोसेस के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। प्रोसेस की मेजरमेंट के लिए, प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए जो मेजरमेंट है उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, उन एट्रीब्यूट्स को एक टेबुलर शक्ल में हम जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये इसका मैट्रिक्स हो गया। उसमें हमारे पास बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। दिस मैट्रिसेस प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। फिर उस पूरे टेबल की बेस पर हम उस प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से फैक्टर को कितना एनहेंस किया जाए, कौन से फैक्टर को रिमूव किया जाए, कौन से फैक्टर को इंक्रीज किया जाए, कौन से को डिक्रीज किया जाए, ताकि हमारे पास एक ये प्रोसेस जो है परफेक्शन की तरफ चले जाए। अब जैसे कि हमारे पास जो अल्टीमेट गोल होता है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, उसकी मेजरमेंट का, उसकी वैलिडेशन का, वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। क्योंकि हमने एक सेपरेट लेक्चर में भी इस पूरा बहस किया था कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या चीज़ है, कैसे एनहेंस किया जाता है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटी के लिहाज से। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वालिटी वाले मैट्रिक्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रोसेस इज वन ऑफ द मेनी फैक्टर फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। प्रोसेस एक सिर्फ एक फैक्टर है। ठीक है, द जनरल पिक्चर ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज गिवन एज। जो हमारे पास कई सारे फैक्टर्स हैं जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास इस डायग्राम में आपको दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरली जो हमारे पास जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है प्रोडक्ट है, दूसरा हमारे पास पीपल है, तीसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और प्रोसेस जो है इसने इन तीनों को रेक्टेंगल को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नहीं जो इस ट्रायंगल का जो एसेंस है वो है प्रोसेस। लिहाजा प्रोसेस इज बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग ऑल दीज 3 थिंग्स। ठीक है, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पीपल, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको ये देखना होगा कि कैसे पीपल ने जो है ना एक प्रोजेक्ट की क्वालिटी को या प्रोडक्ट की क्वालिटी को मुतासिर करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लोग होते हैं उनमें हमारे पास कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक भी शामिल है, और चूंकि हमारे पास जो डेवलपर्स होते हैं उनमें कितने स्किल्ड पीपल हैं, कितने अनस्किल्ड पीपल हैं, कितने प्रोफेशनल है, कितने नॉन प्रोफेशनल है, उनकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पर असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने स्टूडेंट्स लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ मैंने प्रोफेशनल्स लगाए हुए हैं। सेम प्रोडक्ट को जब वो प्रिपेयर करके देंगे तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स वाला प्रोजेक्ट होगा उसमें कमियां होंगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और जो प्रोफेशनल्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर बना के देंगे। तो पीपल जो है वो रोल अदा करते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में। इसी तरह जो सम कस्टमर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कस्टमर करेक्टरिस्टिक्स इसलिए शामिल हैं क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर होते हैं या तो वो हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, या हमें इनकॉन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, या हमें वो डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन देता है, या उनकी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है उस पर असर पड़ता है इन चीज़ों से, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट से, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट से, डुप्लीकेट रिक्वायरमेंट से, कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट से जो हम यूज़र से कलेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर कम्युनिकेशन गैप हो कस्टमर और डेवलपर के बीच, तो उसमें भी हमारे पास जो इफेक्ट होता है वो क्वालिटी पर पड़ता है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट की बात होती है तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो उनके बहुत रिजिड कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत क्लियर कट डिफाइंड होते हैं। उनको जब हम बना लेते हैं तो उनकी क्वालिटी बेहतर ही होती है।
लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत मॉड्यूलर होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड होते हैं हर फीचर के ऊपर ना। तो उस सिचुएशन में जब हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर हमारे पास बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सॉफ्टवेयर मैंने बनाना है कि वो भाई ऐसा करे कि बारकोड को रीड करे और वहाँ से डेटाबेस से प्रोडक्ट के की स्पेसिफिकेशन को उठाए और उससे जो है ना एक रसीद तैयार करे। ये एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर है। अगर एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं तो तब हमारे पास उसमें जो क्वालिटी होगी वो भी मुतासिर होगी, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट पर जो हम रिसोर्सेज लगाते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं, जो लोग लगाते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो टेस्टिंग होती है, वो सारी चीज़ें हम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते जिन छोटे प्रोजेक्ट्स पर करने के। प्रोजेक्ट का जो साइज होता है, प्रोडक्ट का जो साइज होता है, उससे उसकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। बिजनेस कंडीशंस भी जो हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। कुछ बिजनेसेस के बहुत बड़े डोमेन्स होते हैं, तो उन डोमेन के ऊपर जो हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, उसकी क्वालिटी डेफिनेटली थोड़ी कम होगी। और जो सीधा से होते हैं प्रोडक्ट्स तो या सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी पर ऐसे डिपेंड करता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किस टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टीम्स हैं, एक टीम बना रही है इसको एक टेक्नोलॉजी में, कोई एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है, डेटाबेस के लिए कोई एक टूल यूज़ किया है, फ्रंट एंड डिज़ाइन को एक तरीके से किया हुआ है, दूसरे टीम ने कोई और तरीके यूज़ किए हैं। जब उनके प्रोडक्ट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो उन प्रोडक्ट में भी क्वालिटी के वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बने होते हैं। उनके पोर्टेबिलिटी की, यूजिबिलिटी की और इस तरह उनकी कंपैटिबिलिटी की, इस तरह के इश्यूज होते हैं। ठीक है, लिहाजा ये तीन तो आपस में जो हमने कहा कि क्वालिटी को मुतासर कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ये इनकॉर्पोरेट करती हैं प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, प्रोसेस के ज़रिए इन तीनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। लिहाजा प्रोसेस जो है एक बुनियादी चीज़ है जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी मुतासर करता है। सिमिलरली इस सब को हम कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इस सब जो फैक्टर्स है इनको हम कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट मैट्रिसेस के ऊपर। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस क्या हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिसेस आर यूज फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। जो प्रोसेस मैट्रिसेस थे वो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए हम यूज करते थे। जैसे हमने कहा कि उसको हमने जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीशन हो गया, उसका प्रोजेक्ट का सक्सेसफुली कंप्लीशन हो गया, कस्टमर अट्रैक्शन हो गया, उसकी मार्केटिंग हो गई, ठीक है, उससे यूजर सेटिस्फेक्शन हो गई, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हो गई, तो ये चीज़ें स्ट्रेटेजिक पर्पसेस में आती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिसेस जो हैं, यानी प्रोजेक्ट के जो मैट्रिसेस हैं वो क्या हैं, और टेक्टिकल हैं। उनसे उनका ज़्यादा ताल्लुक जो होता है ना प्रोजेक्ट वर्कफ्लो से होता है और टेक्निकल एक्टिविटीज से होता है। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स इज इन एस्टिमेशन। एस्टिमेट जब हम करते हैं, एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज, एस्टिमेट ऑफ पीपल, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेट ऑफ एफर्ट, ये सारी चीज़ें जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है, एक बेसलाइन होता है। वो बेसलाइन हमें प्रोवाइड करता है कि इसके कितने पैसे हम कहें। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अगर मैंने प्रोडक्ट करनी है तो मेरे पास अगर प्रोजेक्ट के मैट्रिसेस होंगे तो उनकी बेस पर मैं अपने जो नया प्रोजेक्ट है उसका अंदाज़ा लगा सकूंगा कि इस पर कितना खर्चा आएगा, इस पर कितने लोग लगेंगे, कितनी एफर्ट, कितने रिसोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना उनसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूंगा। लिहाजा एक इस्तेमाल तो वो है। द मैट्रिक्स ऑपरेट इन द प्रोजेक्ट्स आर यूज ऑन द बेस इज द बेसिस फॉर द प्रेजेंट प्रोजेक्ट टू एस्टिमेट टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। टाइम को एस्टिमेट करना, कितना वक्त लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, एफर्ट कितना लगेगा, रिसोर्स वगैरह सारी चीज़ें, ये हम क्या पास्ट मैट्रिसेस जो होंगे, पास्ट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जो होंगे उनको हम यूज करके करंट जो प्रेजेंट हमारे पास प्रोजेक्ट होगा उसका एस्टिमेट लगाएंगे। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट पर हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उस पर जो काम हम कर रहे हैं उसको शेड्यूल करना कि कौन सा काम कब करना है, उसको मॉनिटर करना कि कोई काम उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्रोल करना यानी चेकअप, उसको देखना, इंश्योर करना कि वाकई जो शेड्यूल में हमने जितना काम कहा था इतना अभी वो हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों को हम ट्रैकिंग कंप्लीट कहते हैं। लेकिन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट पर कितना चल रहा है, प्रोजेक्ट पर कितना काम हो रहा है, कितना बाकी है, ठीक है, क्या वो शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उन सब चीज़ों को हमें देखने के लिए प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होने चाहिए। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स एक बहुत कंक्रीट टेबल होता है जिस टेबल के ज़रिए हमारे पास जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल
फीचर्स होती हैं, जो उसके टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें सिर्फ कोडिंग शामिल नहीं है, याद रखना, एनालिसिस है, डिज़ाइन है वगैरह, टेस्टिंग है। तो उन सारी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो सही तरीके से इंश्योर हो रही है कि नहीं। एज टेक्निकल वर्क स्टार्टेड, अच्छा इसके बाद जब टेक्निकल काम शुरू होता है, जैसे एनालिसिस काम हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, तो उनके लिए फिर सेपरेट मैट्रिक्स हो गए। अदर मैट्रिक्स सच एज डिज़ाइन मैट्रिक्स, जैसे डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन मैट्रिक्स बनता है, एनालिसिस के लिए एनालिसिस मैट्रिक्स बनता है, कोडिंग के लिए कोडिंग का मैट्रिक्स हो गया, इस तरह टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग का मैट्रिक्स हो गया। तो वो सेपरेट सेपरेट मैट्रिक्स जो है ना उनके लिए बनते रहते हैं। द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स आर टू फोल्ड। अब प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के जो फायदे हैं वो क्या हैं, उनके दो रुख हैं। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू मिनिमाइज डेवलपमेंट शेड्यूल। डेवलपमेंट शेड्यूल जो है उसको हम इसकी मदद से मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हर स्टेप पर एफर्ट, कास्ट और सारी पीपल, रिसोर्सेज, सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा, तो उसके मुताबिक हम प्लान करके जाएंगे और उसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे, तो वाकई उसी तरह जाएगा जो हम चाहते होंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के बारे में हमारे पास कोई कंक्रीट तौर पर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो कभी हम एक प्रोजेक्ट पर अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे और मे बी डेडलॉक्स को हम नहीं फाइंड कर सकेंगे, जो डेड लूप्स होती हैं प्रोसेस के अंदर उनको हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, जो डेडलॉक्स होते हैं प्रोसेस के अंदर वो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास मैट्रिक्स में डेटा होगा, तब हम ये सही तरीके से कर सकेंगे कि कौन सा चीज़ कब करना है, किसने करना है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से हमारे पास जो शेड्यूल होगा उसको हम मिनिमाइज कर सकेंगे। जो हमारे पास स्केड्यूल प्रिपेयर होगा, उस स्केड्यूल को हमने उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जो इसका जो दूसरा फायदा है, इट इज यूज टू असेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर हम उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैट्रिक्स की वजह से। अगर मैट्रिक्स हमारे पास नहीं होगा, तो हम यूजुअली एट द एंड जाके देखते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी क्वालिटी एट द एंड हम फिर असेस कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स होंगे तो दौरान डेवलपमेंट करते करते हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कितनी है, कैसे करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी है कि एंड मे मॉडिफाई द टेक्निकल अप्रोच टू इंप्रूव क्वालिटी। अगर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने जो है ना टेक्निकल अप्रोच को मॉडिफाई करने की भी हमें वो सजेशन दे सकता है। मैट्रिक्स से, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स की बेस पर हम जो करंट अप्रोच हमने फॉलो किया होता है, टेक्निकल अप्रोच, उसको हमें क्या करें, इसको छोड़ के ये करें, इसको छोड़ के ये करें, ताकि उन वेरिएबल जो हमारे पास उस टेबल में होंगे उनको हम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वहां तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के हमारे पास टू फोल्ड फायदे हैं। एक तो ये है कि इसे हम शेड्यूल को मिनिमाइज कर सकते हैं, शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट जो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है, इसका चूंकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं, और उसकी बेस पर हम प्रोजेक्ट की जो डायमेंशन होती है, जो टेक्निकल अप्रोच होता है, उसको चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। तो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत लाजमी चीज़ है। जब तक आप किसी चीज़ को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसका मतलब कि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो सॉफ्टवेयर में जब मेजरमेंट हम करते हैं तो हम दो तरीकों से करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, द एट्रीब्यूट्स आर डायरेक्टली मेजर्ड सच एज कॉस्ट, एफर्ट, एलओसी और एग्जीक्यूशन स्पीड। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कोड्स, डिफेक्ट्स रिपोर्ट्स वगैरह, डिफेक्ट्स रिपोर्ट। डायरेक्ट मेजर में हम सॉफ्टवेयर के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो टेक्निकल और फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनको हम मेजर कर रहे होते हैं। और वो हम चूंकि फिजिकल फीचर्स होते हैं, लिहाजा उनको हम तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने एफर्ट का, लाइन ऑफ कोड हमने कहा, पीपल रिक्वायर्ड हमने कहा, एग्जीक्यूशन स्पीड कितना है, उसमें कितने डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं, एरर रेट क्या है वगैरह वगैरह, मीन टाइम टू फेलियर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हम फिजिकली सॉफ्टवेयर से मेजर कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। While an indirect measurement, functionality, usability, efficiency, इसी तरह reliability, maintainability और measure। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, या जो हम कह सकते हैं कि एक फिजिकल फीचर है, एक फंक्शनल फीचर्स हैं। तो फिजिकल फीचर्स को हम डायरेक्ट मेजरमेंट से कर लेते हैं, और जो उसके फंक्शनल फीचर्स हैं, जैसे कि वो उसकी फंक्शनलिटी अच्छी है, यूजिबिलिटी क्या है, उसकी एफिशिएंसी है कि नहीं, रिलायबिलिटी उसका है कि नहीं, मेंटेनेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसको हम इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, लिहाजा उनको इनडायरेक्ट मेजर भी कहते हैं।
इनडायरेक्ट मेजर हम इनडायरेक्ट तरीके से कैसे करते हैं कि हम किसी सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिक लेवल नहीं दे सकते जब तक हम उसके जो सब एट्रीब्यूट्स हो गए, जैसे हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें अंदर जो है स्क्रॉलिंग की फीचर है कि नहीं, उसमें कलर्स कैसे लगे हुए हैं, उसमें कंसंट्रेशन पॉइंट्स कहाँ पर हैं, उसमें रीडेबिलिटी है कि नहीं है, उसमें लर्नेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, उसमें जो है ना मीन टाइम टू फेलियर कितना है वगैरह, इन सारी चीज़ों की बेस पर हम उसकी यूजेबिलिटी को जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फंक्शनलिटी हो गया, तो इन चीज़ों से हम यूजेबिलिटी को डिटेक्ट करते हैं। लिहाजा यूजेबिलिटी जो है ये एक डिराइव्ड है, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है जो और कई सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के यूजेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम जो करते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, डायरेक्टली हम यूजेबिलिटी को नहीं फाइंड कर सकते, हम और फीचर्स को मालूम करके फिर यूजेबिलिटी मालूम करेंगे, या एफिशिएंसी की बात हो गई। इसी तरह इनको हम कहते हैं ये फंक्शनल फीचर्स हैं। जबकि अगर हमने लाइन ऑफ कोड की बात करनी है तो हम जाके वहाँ पर गिनती कर लेंगे कि कितने लाइन्स हैं कोड के। एग्जीक्यूशन स्पीड है, हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, एग्जीक्यूशन खत्म हुई, टाइम नोट किया, इतना टाइम लग गया, वो हम डायरेक्टली मेजर करते हैं सॉफ्टवेयर से, वो फिजिकल फीचर्स हैं। जबकि फंक्शनल फीचर में हम और फीचर का कोई प्रॉपर कम्बिनेशन देख के उनसे एक निकाल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ रिलायबिलिटी मतलब कितना बाएतमाद है, कितना उस पर जो है हम भरोसा कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो वो कई सारे फैक्टर्स को, जैसे कि मीन टाइम टू फेलियर हो गया, फेलियर रेट हो गया, रोबस्टनेस हो गया, रिकवरेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम क्या करके उनसे एक इक्वेशन, एक फंक्शन बना के रिलायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा ये जो है ना ये फंक्शनल फीचर्स हैं। तो डायरेक्ट में हम जो फिजिकल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट में हम फंक्शनल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जब भी फैक्टर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स तो निकाल लिए हैं। अब दो प्रोजेक्ट्स के मैट्रिसेस जो हैं उनको हम एक दूसरे के साथ कैसे किस इंफॉर्मेशन की तरह कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि एक सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट रेट और दूसरे का डिफेक्ट रेट, एक में मैंने कहा कि एक में 10 डिफेक्ट्स हैं आ गए हैं, मैंने आखिर में दो प्रोजेक्ट बना लिए हैं, एक टीम ने बनाया है, दूसरी टीम ने बनाया है। टीम ए वाले में 10 डिफेक्ट्स हैं, टीम बी वाले में 30 डिफेक्ट्स हैं। तो क्या इस इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं कह सकता हूं कि टीम बी जो है वो बेकार है, उसका सॉफ्टवेयर बेकार है? नहीं, ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये अभी पता नहीं है कि प्रोजेक्ट ए का साइज क्या था, उसके कितने मॉड्यूल्स थे, उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी शेड्यूल, उसके लिए टाइम, उसके लिए कितनी पीपल ने काम किया है, कितने लोगों ने काम किया है दूसरे साइड पर दूसरे के लिए। लिहाजा प्रोजेक्ट की साइज और उसकी फंक्शनैलिटीज को अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं उस बेस पर उसके अलावा मैं कोई कुछ नहीं कह सकता। जब तक मुझे ये ना कहा जाए कि दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्कुल एक जैसे थे, एक जैसे फंक्शनल, एक जैसे साइज के लिहाज से, एक में 10 हैं और दूसरे में 30 हैं, तब मैं कह सकूं हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो जो बी वाला प्रोजेक्ट है वो बेकार है क्योंकि उसमें ज्यादा डिफेक्ट्स हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर जब तक मुझे साइज का नहीं पता होगा, जब तक मुझे फंक्शन का पता नहीं होगा, तब तक मैं जो है ना किसी एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकियत नहीं दे सकता या उसे उसकी इंफीरियरिटी नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे डिफेक्ट हो गया, एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उस टेबल के अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर फैक्टर्स है। एक टीम ए है, ठीक है, टीम ए ने अपने प्रोजेक्ट में 200 फैक्टर्स या 200 डिफेक्ट्स फाइंड किए। टीम बी लगा और उसके प्रोजेक्ट में जो डिफेक्ट्स थे वो 360 डिफेक्ट्स थे, फैक्टर्स थे। अब मैं क्या कहूँगा कि क्या इनमें से कौन सा बेहतर है? अपेरेंटली तो हमें लगेगा कि भाई 200 वाला बेहतर है क्योंकि इसमें कम डिफेक्ट्स हैं और दूसरे वाले में ज़्यादा हैं। लेकिन अभी ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, मुझे ये पता नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिलेटिव साइजेस क्या हैं, ए का क्या साइज है और बी का क्या साइज है। इसके अलावा मुझे ए का पता नहीं कि ए की कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं ए में और बी में कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं। लिहाजा साइज और फंक्शन का जब हमें पता नहीं होता तब तक हम किसी प्रोजेक्ट को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू साइज और विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनलिटी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेटाबेस वाला नहीं। यहाँ पर जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि किसी एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साइज के लिहाज से कंपेयर करना, उसके एक फैक्टर को साइज के लिहाज से कंपेयर करना, या उनके एक फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को फंक्शनलिटीज के लिहाज से कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल मैं एरर्स की बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि साइज, जैसे लाइन ऑफ कोड हो गया, एक की लाइन ऑफ कोड 500 लाइन ऑफ कोड है, दूसरे की लाइन ऑफ कोड भी 500 है, एक में
पहले में ए में जो है ना 2 डिफेक्ट्स हैं और बी में 3 डिफेक्ट्स हैं, तो मेरे पास अच्छा कौन सा हो गया, ए हो गया, क्योंकि उनके साइज एक जैसे थे, 500 लाइन ऑफ कोड थे। लेकिन अगर एक के लाइन ऑफ कोड 500 हैं, दूसरे के लाइन ऑफ कोड 5000 हैं, 500 वाले में 2 डिफेक्ट्स हैं और 5000 वाले में 4 डिफेक्ट्स हैं, तो इसमें अब कौन सा बेहतर होगा, किसकी क्वालिटी बेहतर होगी, वो बी वाले की, क्योंकि बी वाले के लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर डिफेक्ट्स रेट जो है ना वो भी थोड़ा ज्यादा है, इतना ज्यादा तो नहीं है। अगर उसको कंपेयर किया जाए 200 वाले लाइन ऑफ कोड के साथ, तो फिर तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, सही। लिहाजा हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो किसी अट्रीब्यूट को, किसी दो प्रोजेक्ट के अट्रीब्यूट को एक कॉमन पैरामीटर जो साइज होता है या फंक्शन होता है उसके बेस पर कंपेयर करने को कहते हैं। तो अब हम जाते हैं सबसे पहले साइज ओरिएंटेड मैट्रिसेस के। मैंने कहा कि कुछ हमारे पास साइज ओरिएंटेड होते हैं, कुछ हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड होते हैं। पहले मैं साइज ओरिएंटेड की बात करता हूं कि साइज के लिहाज से जो है मैं प्रोजेक्ट को किसी पैरामीटर को असेस कर रहा हूं। The quality and productivity measure of project are normalized by considering the size of the software. Quality और productivity को हम किसी से measure तो करते हैं, लेकिन उसको normalize किससे करते हैं, with respect to size of the software. Size of the software को जहन में रखते हुए उसको हम normalize करते हैं। क्वालिटी को मैं अगर कहूं कि इसकी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करके इसकी क्वालिटी 12 है, दूसरे की क्वालिटी 14 है। अब 12 वाला जो है वो सिर्फ 2 नंबर को ऐड करना था, और जो 14 वाला है वो बहुत बड़ा कोई गवर्नमेंट एजेंसी का सॉफ्टवेयर है, तो डेफिनेटली तब मैंने देखना होता है कि साइज कितना है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लें हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है। इस टेबल में हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एक्स वाई जी अल्फा बीटा गामा थीटा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर इस कॉलम वाइज लाइन ऑफ कोड्स दे हुए हैं जो साइज दिखा रहे हैं, एफर्ट उसको कितनी एफर्ट चाहिए थी, कास्ट पर मंथ के लिए, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास चाहिए, कितने पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, एरर्स कितने उसमें डिटेक्ट किए हैं, डिफेक्ट्स कितने डिटेक्ट किए हैं, उस पर कितनी पीपल ने काम किया है, उस पर कितना वक्त लगा है, उस पर स्किल रेशो है। स्किल रेशो का मतलब ये है कि इन टोटल लोगों में हाई स्किल्ड लोग और लो स्किल्ड लोग का रेशो क्या है। मतलब यहाँ पर इस रेशो से पता लगता है कि जो दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स जो हैं वो हाई स्किल्ड लोगों के हैं और 3 पार्ट्स जो हैं वो लो स्किल्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 10 बंदों ने यहाँ काम किया हो, तो 10 बंदों के काम करने में इस से वो अंदाजा हो जाता है कि इसमें से 4 लोग जो थे वो हाई स्किल्ड लोग थे और बाकी के जो 6 लोग थे, चूंकि उनका रेशो 3 था, तो 6 ऐसे लोग थे जिनका जो रेशो स्किल लेवल है वो लो था। अच्छा, तो इन फैक्टर्स में चूंकि ये हमारे पास साइज को शो कर रहा है, ठीक है, जो एल ओ सी है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये लाइन ऑफ कोड्स है, लाइंस ऑफ कोड है। तो इनके लिहाज से अगर मैंने कंपेयर करना हो तो मैंने हर एफर्ट को विद रिस्पेक्ट टू एलओसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं एफर्ट पर लाइन ऑफ कोड, कि एक लाइन ऑफ कोड के लिए कितना एफर्ट चाहिए। तो अब एफर्ट 24 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई लाइन्स ऑफ कोड जो हमारे पास कितनी है, 1200 है। तो 1200 लाइन ऑफ कोड पर जब मैंने एफर्ट को डिवाइड किया तो इससे 0.02 आ गया। लिहाजा इससे मुझे एक अंदाजा हो गया कि इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो एफर्ट है वो कितना है, वो 0.02 है। सिमिलरली जो हम अब कास्ट पर एलओसी के पर लाइन ऑफ कोड पर कितना कास्ट आ सकता है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली पीपल पर एलओसी के एवरेज जो ना डेली एक बंदे ने कितने लाइन ऑफ कोड किए हैं तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे जो कीमती चीज़ें हैं वो इंफॉर्मेशन है वहाँ यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल के रेशो से अगर हम डिफेक्ट को फाइंड करें कि अगर स्किल्ड पीपल ज़्यादा हैं तब डिफेक्ट रेशो कितने हैं, और स्किल्ड पीपल अगर या प्रोफेशनल पीपल जो है ना उसको हम कम करते हैं, अनस्किल्ड को जो ज़्यादा करते हैं, तो तब हमारे पास डिफेक्ट्स का क्या है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है ना उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, लाइन ऑफ कोड के लिहाज से हो गया या एफर्ट के लिहाज से हो गया, हम इन सब का आपस में जो है ना रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। परम्यूटेशन आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 9 फैक्टर्स हैं, और इनको अगर हम कम्बिनेशन इनका ले लेते हैं 2 एट अ टाइम, ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पॉसिबल इनके आ सकते हैं। 9 से 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम ख़त्म करें तो
ये 9/8/7 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, 9/8 और 72 हो जाएगा। 72 को जब 2 पर डिवाइड किया तो 36, लिहाजा 36 पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम इस टेबल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्हें हर ट्रू एट्रीब्यूट के दरमियान अगर हम रिलेशन फाइंड करें तो 36 रिलेशन जो है हम इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ओरिएंटेड मैट्रिसेस। फंक्शनल ओरिएंटेड मैट्रिसेस में हमने क्या करना होता है कि फंक्शनलिटीज़ के लिहाज से कंपेयर करना होता है। एक एट्रीब्यूट को फंक्शन जो अवेलेबल फंक्शनलिटीज़ हैं उनके लिहाज से क्या करते हैं हम, एवेलुएट करते हैं या उनको असेस करते हैं, मेजर करते हैं। दीज मैट्रिसेस आर फॉर्म फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट्स। फंक्शनल पॉइंट्स से हम इट इज़ नॉर्मलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनलिटीज डिलीवर बाय द सॉफ्टवेयर। जिन्हें सॉफ्टवेयर जो फंक्शनलिटी डिलीवर कर रहा है, एक तो उसके लाइन ऑफ कोड से कितने लाइन ऑफ कोड, एक उसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, फंक्शंस कितने हैं उसमें उसके अंदर। अब जाहिर बात है कि जब तक फंक्शन की बात होती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि छोटे से छोटा भी तो एक फंक्शन हो सकता है जो छोटा सा टास्क हो, और बड़े से बड़ा भी एक फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल पूरा अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम है मेरे पास एक, तो ये भी एक तो फंक्शन है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम एक फंक्शन है। लेकिन अगर मैं छोटा सा ये करूँ कि फॉर एग्जांपल छोटा सा वो है एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए अगर मैं कहूँ तो ये भी तो एक फंक्शन है। लिहाजा इसका स्कोप में कैसे डिटरमिन करूँ कितना बड़ा या कितना छोटा फंक्शन है। तो उसके लिए जो हमारे पास मॉडरेट नेचर हम इस्तेमाल करते हैं कि एक ख़ास मॉडरेट नेचर होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा भी ना हो, एक बहुत नैरो भी ना हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लाइन ऑफ कोड की तादाद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं कि C++ में 6 लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शनलिटी कहते हैं। इस तरह जो नंबर ऑफ कोड्स फॉर सिंगल फंक्शनलिटी के लिए हम C++ के 6 लाइन्स होते हैं, विजुअल बेसिक के 47 होते हैं, फोर्ट्रॉन के 43 होते हैं, कोबोल के 38 होते हैं ऑन दी एवरेज, ठीक है। इसमें रेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें जो कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो 400-500 में हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फंक्शंस एक प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं, तो फिर उस फंक्शनलिटी के लिहाज से उस पर कितना कॉस्ट आया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें टोटल 5 फंक्शनलिटीज़ हैं, ठीक है। टोटल कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं, 5 फंक्शनलिटीज़ हैं, और उस पर जो कास्ट आया है, फॉर एग्जांपल उस पर कास्ट आया है 20, तो मैं कहूँगा उसका कास्ट पर फंक्शनलिटी, ठीक है। कास्ट पर फंक्शनलिटी, कास्ट पर फंक्शनलिटी जो मैं फाइंड करूँगा तो उससे मेरे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब हमने क्या किया, अब हमने जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर था वो क्या कंसिडर किया हुआ है, वो फंक्शनलिटी कंसिडर किया है। पिछले एग्जांपल चूंकि वो साइज ओरिएंटेड थे तो वहां पर मैंने एलओसी या जो लाइंस ऑफ कोड थे उनको मैंने कंसिडर किया हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीपल कितने चाहिए होंगे कितनी फंक्शनलिटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे काम कर रहे हैं 10 फंक्शनलिटीज के लिए, 10 बंदे काम कर रहे हैं 10 फंक्शनलिटीज के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास मैन पर जो मैन हमारे पास हैं मैन पर फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो एक आदमी एक फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं किस चीज़ से, फंक्शनैलिटी से, तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हर बार फंक्शनैलिटी ही आएगा। तो ये हमारे पास है फंक्शनल ओरिएंटेड मैट्रिसेस।